हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका फिर अपने यूट्यूब चैनल मैथ सरोवर में। बच्चों, हमने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था कि आपको 10th क्लास में क्या पढ़ना है, ठीक है। और आज हम थोड़ा वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली यूनिट क्या थी आपकी भाई? सबसे पहली यूनिट क्या थी बच्चों? सबसे पहली यूनिट फर्स्ट थी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम्स, ठीक है। और इस यूनिट में आपका चैप्टर 1 आता है और जिसका नाम है रियल नंबर्स। जिसका नाम क्या है? रियल नंबर्स। पक्का? अच्छा, रियल नंबर के बारे में भाई यहाँ पे एक और बात सुन लो कि नंबर्स के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि नंबर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। और आप मेरी पहली वीडियो है उसमें मैंने कॉमन वीडियो बनाई है 9th और 10th के लिए नंबर्स के ऊपर, जिसमें आपने देखा होगा ना कि नंबर्स जो होते हैं वो भाई 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं रियल नंबर्स, एक होते हैं भाई इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इनके बारे में नहीं पढ़ना होता है अभी आपने। रियल नंबर में दोनों चीजें आती है, आपको पता है। एक आता है रेशनल और एक इरेशनल। इनके बारे में ही आपको पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आपका इस चैप्टर में है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या? कोई खास ऐसा है नहीं कि जिसको आप सोचा आपने कभी देखा नहीं होगा या कभी आपने इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाए होंगे या आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। बस यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट से पहले आप ये चेक करो कि आपने कभी कंपोजिट नंबर को जानते हो ना, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं कि जिनके आप क्या कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कितने? 2 और मोर देन 2 क्या बन सकते हैं? फैक्टर्स। वो कंपोजिट्स होते हैं भाई, ठीक है। अब क्या है, इसी से कंपोजिट नंबर से इतनी बातें हम जानते हैं। तो क्या होता है कि कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, सपोज कर लो मेरे पास कोई कंपोजिट नंबर है 48, ठीक है। हमने इसके फैक्टर्स करने हैं, इसके फैक्टर्स करने हैं। तो आपको पता है कि कंपोजिट नंबर को यदि हम फैक्टराइजेशन करें इसका, तो इसका फैक्टराइजेशन जो होता है वो कहां तक किया जाता है? टू इट्स प्राइम फैक्टर तक, ठीक है। प्राइम तक क्यों करते हैं भाई? प्राइम के बाद तो फिर फैक्टर्स होना पॉसिबल नहीं होता। प्राइम के बारे में भी जानते हैं ना, ठीक है, कि जिसके फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं। प्राइम क्या होता है? जिसके फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं, एक 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। समझ आ गया? तो हमने कंपोजिट नंबर को यदि फैक्टर्स करें तो उसका जो फैक्टराइजेशन करें हम, फैक्टराइजेशन कहां तक? टू इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर तक आपने इसको क्या करना भाई? फैक्टराइज करना है। तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा किसका? कंपोजिट नंबर का, वो एक यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या होती है कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्टराइजेशन, अपार्ट फ्रॉम द फैक्टराइजेशन अकर्स। आपने फैक्टराइजेशन किस तरीके से करा इस बात से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है? फैक्टर्स करने हैं उसके, कहां तक? प्राइम फैक्टर तक, ठीक है। जब आप उसके कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स उसके प्राइम फैक्टर तक कर देते हैं तो ये वो जो फैक्टर्स होते हैं उसके, वो यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब समझते हैं ना आप? यूनिक का मतलब कि जो भी फैक्टर आपने किए उसके अलावा उस कंपोजिट नंबर का कोई भी अदर फैक्टराइजेशन नहीं होगा। कैसे? देखो, हमने 48 को क्या किया? फैक्टर्स किए भाई। तो 48 के फैक्टर कैसे करेंगे? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज्ड की पावर 4 एंड 2 रेज्ड की पावर 1। यहां तक हम लिख लें। देखो 2 इज आल्सो प्राइम नंबर एंड 3 आल्सो
प्राइम नंबर। तो हमने 48 को कहां तक फैक्टराइज किया, इसके प्राइम फैक्टर तक किया। तो ये क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम, वो यही कहता है कि इफ एनी कंपोजिट नंबर आर फैक्टराइज्ड टू इट्स प्राइम फैक्टर्स देन द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द फैक्टराइजेशन अकर्स। यानी कि आपने किस तरीके से किया, देखो कैसे, 48 को तो ऐसे भी तो कर सकते हो, 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा, तो क्या हुआ, पहले आपने 3 पहले लिख लिया, उसमें क्या लेना, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप करो कोई से भी कंपोजिट नंबर का, तो उसका फैक्टराइजेशन उसके प्राइम फैक्टर तक कर सकते हैं हम, और वो यूनिक होता है, यूनिकनेस का थ्योरम भी कहते हैं इसको। तो बेटा इसका ना इससे रिलेटिव एक एग्जांपल है आपका, उसको हम करते हैं, ठीक है। तो आपने इसके बारे में समझ, अरे देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 3 आएगा ना बेटा, इसके तो आ गया, और इसका 3 है ना, ये क्या हो जाएगा 3, ओके, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम उस एग्जांपल को करते हैं, ठीक है। एग्जांपल है आपके बुक में, एग्जांपल है, एग्जांपल लिखा है कंसीडर द नंबर, क्या है भाई, कंसीडर द नंबर, कंसीडर करना हमने नंबर है, कंसीडर द एग्जांपल, कंसीडर द नंबर 4 raised to the power n where n is a natural number, n नेचुरल नंबर है। उन्होंने कहा कि कंसीडर करो 4 raised to the power n कोई नंबर है और n नेचुरल नंबर है, और आपने यहाँ पे चेक करना है, चेक वेदर, क्या चेक करना है, वेदर, क्या वेदर है, हाँ भाई, कि देयर इज एनी वैल्यू, देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच, मतलब इसमें क्या है कि 4 रेज्ड की पावर n जो है वो एंड्स करता है, एंड्स विद डिजिट 0। भाई एग्जांपल पढ़ लेना, तो मैं समझा देता हूँ कि बोल क्या रहा है, एग्जांपल में पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि आपके पास कोई एक नंबर है 4 रेज़ की पावर n, और n में जगह आपके पास क्या होना चाहिए भाई, 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना, देखो बड़ा इजी है, ठीक है। 4 रेज़ की पावर एक n है, जहां पे n इज इक्वल टू ये है। उन्होंने कहा कि इस नंबर की कुछ भी वैल्यू आती है, n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे तो इसका कुछ ना कुछ नंबर आएगा। यदि n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई, 4 आएगा। n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16 आएगा। इस तरह से आता रहेगा, ठीक है। तो वो ये कहता है कि भाई आपके पास तो ऐसे दे तो रखा है, लेकिन ये बताओ, ये चेक करके बताओ कि क्या इसकी वैल्यू n की कुछ ही किसी एक वैल्यू में कोई एक वैल्यू होगी इसकी। अभी तक तो नहीं आया ऐसा कुछ, लेकिन आगे यदि कुछ ऐसी वैल्यू क्या आ सकती है कि जो ये इसका जो कैलकुलेशन है, इसकी जैसे इसकी कैलकुलेशन ये आई, इसकी कैलकुलेशन क्या आ जाए, उसका एंड किससे हो, डिजिट 0 से एंड हो। तो भाई 0 से एंड होने वाला क्या हो सकता है भाई, ऐसे होगा ना, या तो वो 2 1 0 3 2 0 इस तरह से होना चाहिए, मतलब वो डिजिट ऐसे कहीं आती है क्या, इसको चेक करना है, ठीक है। तो भाई आप तो कहोगे कि इतना करते करते तो थक जाएंगे हम, ना कब तक करते रहेंगे, तो करना नहीं है बेटा, आपको यहाँ पे एक मैकेनिज्म लगानी है। आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा है ना, क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका, 5 का, क्या होता है, पढ़ा है ना 6th स्टैंडर्ड में, आपने सारे टेस्ट पढ़ रखे होंगे इसके बारे में। तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि 5 के जिस नंबर को 5 किसको डिवाइड करेगा, जिसका एंड किससे होता है, या तो 0 से या 5 से। तो भाई हमारा काम हो जाएगा, यदि हम 5 को कंसीडर करें तो हमें यदि इसको चेक करना है कि इस 4 रेज़ टू की पावर n का एंड डिजिट 0 से होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और यही आपने लिखना है कि इफ 4 रेज़, इतनी बात तो मैं आपको वैसे बताई, आप उसके बाद ये लिखोगे, इफ 4 रेज़्ड पावर n एंड्स विद डिजिट 0,
ठीक है, तो देन इट डिवाइड्स बाई किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा। और यदि ये 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब भाई हमने कंपोजिट नंबर में क्या पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर के हम फैक्टराइज करते हैं तो जो भी नंबर्स हमारे सामने आते हैं वो प्राइम्स होते हैं। इसका मतलब उनको मिला करके तो कंपोजिट नंबर बनता है, उनका प्रोडक्ट करके उनको मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब क्या होता है कि यदि 5 से ये डिवाइड करता है तो इसके प्राइम फैक्टर में 5 भी आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि देन 5 is one of the prime factor of या फैक्टर ऑफ कुछ भी लिख दो, प्राइम फैक्टर ऑफ 4 is to the power n। पक्का भाई समझते हो ना, इस बात को समझते हो ना? जैसे मेरे पास 24 है, इसको मैंने 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा किया, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसके फैक्टर्स हैं उससे इस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं ना। किसी भी कंपोजिट नंबर के जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं जिनके मल्टीप्लाई से ये बना है, उनमें से किस हर एक नंबर से ये डिवाइड करेगा। तो वही तो इसमें भी लिखा हमने कि यदि ये एंड करता है 0 से, इसका मतलब 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड कर सकता है का मतलब ये हुआ कि 5 इसके प्राइम फैक्टर में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन भाई हमारे पास क्या है, इसका जरा फैक्टराइजेशन करें। बट द फैक्टराइजेशन ऑफ किसका फैक्टराइजेशन करें? 4 रेज्ड की पावर n का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4 रेज्ड की पावर n आया कि नहीं आया? यही होगा। इसके फैक्टराइजेशन में तो 5 आया ही नहीं भाई। बट द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 रेज्ड की पावर n ओनली 2 है, ओनली 2 इज ए प्राइम फैक्टर, है कि नहीं है? और बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमने क्या कहा कि किसी भी कंपोजिट नंबर का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो यूनिक होता है। तो यहाँ पे यही अप्लाई करना है कि 4 रेज़्ड की पावर n का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 into 2 की पावर n का मतलब हुआ कि ओनली 2 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 4 रेज़्ड की पावर n में आया। इसका मतलब ये बाय द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हमें क्या मिला कि ये यूनिकनेस का प्रिंसिपल है। यूनिकनेस का प्रिंसिपल मतलब इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। तो आपने क्या लिखना है इसके बाद आप लिखोगे, मैं ही निकाल लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप क्या लिखोगे, क्या लिखा है? 2 इज ए प्राइम फैक्टर, बट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से क्या निकला है कि this factorization is unique। का मतलब 2 के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो hence 5 तो इसका हो ही नहीं सकता भाई। hence 5 क्या नहीं होगा, इसका फैक्टर्स नहीं होगा। 5 is not a factor of 4 raised to the power n, नहीं होगा। जब इसका फैक्टर नहीं होगा तो अंडरस्टूड है कि 4 रेज़्ड की पावर n का जो वैल्यू है वो एंड्स विद 0 नहीं करेगा। पक्का? तो हम क्या लिखेंगे, ये हो गया भाई, इज नॉट ए फैक्टर्स ऑफ 4 की पावर n। तो देन 4 रेज़्ड की पावर n डज नॉट एंड्स विद डिजिट 0। हो गया भाई चेक। ठीक है, तो चेक करने का तरीका क्या है कि आपने 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को इसमें कंसीडर किया कि 4 रेज़्ड की पावर n में यदि एंड करता है किससे? 0 से, तो 5 को कंसीडर करिए, उसके प्राइम फैक्टर में 5 आना चाहिए। बट भाई हमारे पास तो वो आया ही नहीं। और यूनिकनेस का जो प्रिंसिपल है फंडामेंटल थ्योरम का, तो उससे ये क्लियर होता है कि इसके प्राइम फैक्टर में 5 तो आ ही नहीं सकता। तो नहीं आ सकता तो भाई इसकी जो वैल्यू होगी
वो कभी भी एंड नहीं करेगी, और एनी नेचुरल नंबर n के लिए कभी भी एंड नहीं करेगी डिजिट 0 से। तो जो एग्जांपल अभी हमने किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ना एक्सरसाइज में, जो कमिंग एक्सरसाइज है आपकी, तो उसमें है 6 रेज़ टू की पावर n, इसको भी आपने चेक करना है इसी तरीके से। और ये तब तक जब हम एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले आपके लिए होमवर्क है, आप करो, इसको कर लोगे, आराम से कर लोगे, ठीक है, पक्का, तो करो। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में आपको क्या निकालना है भाई, HCF निकालना है और LCM निकालना है। जानते हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे समझ के, पहले एग्जांपल लेकर के, ठीक है। तो 6 के प्राइम फैक्टर करो भाई, 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 3 जा, और इसको आप लिखोगे 2 रेज़ टू की पावर 1 3 रेज़ टू की पावर 1, लिख लिया। फिर है 20 के भी करोगे तो 2 2 जा 4 5 जा 20, और ये हो जाएगा 2 रेज़ टू की पावर 2 5 रेज़ टू की पावर 1, ठीक है। अब भाई एचसीएफ का डेफिनेशन पता है क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, यही होता है भाई, जानते हो इसको, यही होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, सॉरी ये भी लिखना पड़ेगा यार, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स। यानी कि हमने क्या करना है भाई, हमने जो नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, और उसके बाद क्या करना है, लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो ये देखो, हमने HCF करा किसका, 6 and 20 का। तो यहाँ पे क्या है भाई, सबसे पहले तो ये देखो कि कॉमन प्राइम फैक्टर कौन है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन है भाई, 2 है, सिर्फ कौन है, 2 है। इन दोनों में कौन है भाई, सिर्फ 2 ही तो कॉमन है, इसका में भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो कॉमन सिर्फ कौन है, 2 है। अब साथ में उसने क्या बोला कि प्रोडक्ट, मतलब हो सकता है कुछ और भी होंगे, तो सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ पे सिर्फ 2 है तो हमने 2 को लिखा, और साथ में 2 की, इसमें देखो 2 की पावर 1 है, इस वाले में 2 की पावर 2 है, तो आपको कौन सा लिखना है, 2 की पावर 1 लिखना है, स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है, बस हो गया एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकल गया भाई 2, ठीक है। और प्रैक्टिस करो आप इसकी, अच्छा है, और इस तरीके से करना सीख। अब आती बारी किसकी, इसी का हम क्या निकाल दे भाई, इसी का हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखो आपने 2 तरीके से, पहले तो इसी तरीके से निकालने सीख लो एक बार कि इसका क्या होता है, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स which are involves in the number। क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, अब की बार आपने प्रोडक्ट ही करना है, किसका करना है, इस बार जितने भी प्राइम फैक्टर में नंबर इन्वॉल्व है। तो भाई इसके प्राइम फैक्टर में कितने नंबर इन्वॉल्व है, इसके प्राइम फैक्टर में एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो सबको लिख लो भाई। तो आप क्या लिखोगे, LCM ऑफ 620 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो वो लिख लो जो इसने बोला, क्या बोला इसने, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द, वो नहीं, ये बोलना है कि कितने प्राइम फैक्टर्स है इसके, भाई 2 है, इन्वॉल्व्स इन द नंबर, मतलब जितने हैं सारे लिख लो, 2 3 एंड 5। अब इन सब की क्या लिखनी है, हाईएस्ट पावर, तो इन सब की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, इसकी 1, 2 2 जा 4 3 1 3 एंड 5, कितना हो गया, 4 3 जा 12 5 जा 60, यही है ना 60। इसका क्या आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया। अच्छा एलसीएम आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, और एलसीएम निकालना आपको दूसरे तरीके से भी आता होगा, ठीक है। क्या आता होगा भाई, कैसे करते हैं हम एलसीएम, कुछ ऐसे भी निकालते हैं ना, 6 ऐसे लिख लो, 20 ऐसे लिख लो, और यहाँ से भाई इसको फैक्टराइज करो, 2 3 जा 6, 2 10 जा, ऐसे करते थे ना।
और यहाँ पे अब अभी भी 2 से होगा, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसका 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे अब 3 से होगा भाई 3 1 5 आ जाएगा। अब 5 से होगा भाई 1 1 आ जाएगा। जब तक होते हो तब तक फैक्टराइज करो और इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी 2 into 2 into 3 into 5। दिस इज एलसीएम। जब सिर्फ एलसीएम पूछा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट कभी कभी आपको इस तरीके से एलसीएम निकाल करके और एचसीएफ निकालने की बात आती है, तो आपको करना पड़ेगा। देखो जैसे भी आपको इजी लगे वैसे कर सकते हो। इसके अलावा एक फॉर्मूला है यहाँ पे कि आपको 2 नंबर्स दे रखे होंगे और उसका एचसीएफ दे रखा होगा, एलसीएम निकालना है। या देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख लो फिर बताता हूँ कि क्या क्या दे सकते हो और क्या क्या आपको करना है। एक इजी सा फॉर्मूला है, इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे अगली एक्सरसाइज में, ठीक है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि आपको क्या है HCF ऑफ नंबर्स, सपोज जो 2 नंबर्स है, एंड मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। किसी को भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे अभी का अभी हमने क्या लिखा था, 2 नंबर थे HCF ऑफ 620 का ये लिखा था, हमें ये नहीं पता भाई, ठीक है। इसका ये था ना, तो LCM ऑफ 620 और नंबर तो हमें पता ही है। और सपोज उन्होंने बोल दिया भाई कि हमें क्या पता है, ये तो पता है, ये पता है, इसकी जगह 2 लिख लो और ये निकालो जी, ये निकालो जी। तो आप निकाल सकते हो ना 6 into 20। तो आपने ये निकालने के लिए ये नहीं पता, आपको वैसे भी निकालने की जरूरत है। फिर जैसे हमने निकाला इस फॉर्मूले की मदद से, आप सीधा का सीधा जो अननोन है, इन देखो कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3, इनमें से कुछ भी आपको दे रखा है, 2 कोई भी चीज आपको दे रखी है, 2 क्वांटिटी दे रखी है, तो आप तीसरा फाइंड आउट कर सकते हो। एलसीएम नहीं पता है सपोज आपको और ए दे रखा है, तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम ऑफ 620, तो बराबर आ जाएगा एलसीएम ऑफ 620 इज इक्वल टू 6 into 20 by 2, और 2 3 जा 6 और ये हो गया 6, यही आया था ना अभी, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से, अच्छा एक बात का और ध्यान रखना कि कभी भी 2 नंबर्स के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला, 3 नंबर्स के लिए नहीं है, ठीक है। 3 नंबर्स के लिए कुछ होता है उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 2 नंबर्स यदि दे रखी हो, 2 नंबर्स के बारे में पता करना है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए, इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।